नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी जिसमें हम हफ्ते भर की सियासत के बारे में बात करते हैं। बातचीत करने के क्रम में हमारे साथ कई पत्रकार होते हैं, टिप्पणीकार होते हैं और होते हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार, पूर्व प्रिंट पत्रकार और कॉलमिस्ट और क्रिकेटर से कमेंटेटर बने, ऑथर बने राजदीप सरदेसाई, जिन्हें अपना लंबा चौड़ा परिचय बहुत पसंद है, इसलिए दिया गया। वेरी गुड, आपने मेरा पूरा सीवी जिंदगी का 2 सेंटेंस में कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तो बताइए कि आप तो व्यस्त हो गए होंगे, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट बोथ आर इन फुल स्विंग। देखिए, रात को क्रिकेट और दिन में पॉलिटिक्स। रात को क्रिकेट होती है, देर रात होती है, बहुत कम होती है, 2 घंटे 2.5 घंटे के T20 मैच होते हैं। दिन में राजनीति होती है, लेकिन राजनीति के साथ आप जान रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। आप बंबई में देख रहे हैं, कोई राजनीति नहीं हो रही, क्रिकेट नहीं हो रही। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी क्रिकेट की जो राजनीति जो खबर बना रही है, सुनील गावस्कर ने विराट कोहली पर जो स्टेटमेंट दिया। देखिए, ये आप मैंने वो अब किसी ने मुझे असली जो स्टेटमेंट गावस्कर ने किया है वो मुझे भेजा है। देखिए, गावस्कर जी ने, मुझे लगता है अनुष्का को इसमें लाना नहीं चाहिए। जब आप किसी क्रिकेटर के बारे में बात करते हैं, उनकी पत्नी को जितना आप कम लाए या ना लाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है उनका मकसद ये नहीं था किसी को नीचा दिखाना या कुछ ऐसा कहना जिससे वो हल्केपन से ना, वो हल्केपन से किसी वो जोक भी नहीं कर रहे थे, वो अपने आप पे एक तरह से उन्होंने कह दिया। देखिए, मुश्किल क्या, हम जो महाराष्ट्र लोग होते हैं ना, जब आप हिंदी में बात करते हैं, हम कभी कभी कुछ गलती कैसे कुछ कह देते हैं, लेकिन गावस्कर की मंशा कोई बुरी मंशा नहीं थी। मैं चाहता हूँ अनुष्का एंड गावस्कर में एक डायलॉग हो जाए, खत्म करे। अब उन्होंने क्या कहा कि विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहा था अनुष्का के साथ, इसलिए उन्होंने रन नहीं बनाए। ठीक है, कह दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं लगता। लोग कहेंगे कि आप बचाव कर रहे हैं मिसोजिनी का। नहीं, मेरी बेटी बहुत ये क्रोधित है। उन्होंने कहा ये गावस्कर ने ये कैसे कह दिया। तो देखिए, अलग अलग लोगों पर मुझे लगता है कि गावस्कर मिसोजिनिस्ट नहीं है। उन्होंने, जैसे मैंने कहा, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ना ही इतनी ऐसी कोई बात की जितनी इतनी नाराजगी। देखिए, आजकल कोई न्यूज नहीं है, लगता है कि ये सब न्यूज बन जाती है। ये आप सोशल मीडिया में मत, आप कहते हैं आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, ये खबर सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया के अलावा ये इसे नेता नगरी की खबर मत बताइए, इसमें ना नेता है ना नगरी है। चलिए, नेता नगरी की खबरें फिर शुरू करते हैं। नेता नगरी में इस बार की जो सुर्खियां हैं वो 2 केंद्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द हैं, और इसका एनसीबी के समन से और पत्रकारों के जेम्स बॉन्ड बन के कारें चेस करने से कोई संबंध नहीं है। ना ये काली कार की खबर है, ना सफेद कार की खबर है। ये खबर गणतंत्र की जन्मस्थली बिहार में विधानसभा चुनाव, क्या राजनीतिक समीकरण है, उनके बारे में है, क्योंकि बिहार में चुनावों का ऐलान हो गया है। 10 नवंबर को 3 चरणों के चुनाव के बाद मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, उस पर बात करेंगे। और मॉनसून सत्र बीता है, अभूतपूर्व सत्र, एक पेंडेमिक की छाया में सत्र हुआ। सत्र में क्या क्या हुआ, न भूतो न भविष्य की, जो पहले कभी नहीं हुआ देश की संसद में। उपसभापति की चेयर, अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन, भीतर ड्रामा बाहर ड्रामा, तो इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। 2 ही विषय रखेंगे क्योंकि मॉनसून सत्र का फैलाव बहुत है और हम सब मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, चाहे FCRA बिल हो, दूसरे बिल हो, इसके अलावा फार्मर्स बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है अंदर और बाहर, कैग की रिपोर्ट टेबल की गई, उसमें टिप्पणियां की गई हैं, चाहे वो GST का सेस हो उसको लेकर, राफेल या दूसरी डिफेंस डील्स में जो ऑफसेट का क्लॉज है उसको लेकर, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे नेता नगरी में। उसके बाद लेंगे आपके सवाल और आखिरी में होगी हमारे हिस्से की सलाह, क्या देखें, क्या घूमें, क्या भोजन करें, क्या पढ़ें, आदि इत्यादि।
तो शुरू करते हैं नेता नगरी, जिसमें सबसे पहले बात होगी बिहार की। नेता नगरी में पहला विषय है बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ। तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 चरण में चुनाव, 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे और पता चलेगा बिहार में अभी भी बहार है या फिर बिगाड़ है। बिहार के चुनावी हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज चैनल आज तक के रिपोर्टर, बिहार के ब्यूरो चीफ सुजीत झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुजीत जी नेता नगरी में। नमस्कार जी। सुजीत जी, आपने बिहार का पहला चुनाव कब कवर किया था? 98 में। 1998 में। राजदीप जी, आपने कब कवर किया था? 95 में, जब आप स्कूल में थे। 1995 में मैं 7वीं क्लास में था और 98 में 10वीं के इम्तिहान दे रहा था। तो ऐसे दो बुजुर्ग अनुभवी पत्रकारों को सबसे पहले तो नेता नगरी में मेरा प्रणाम। नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहूँ, वो 95 का जो चुनाव था, वो चुनाव मैंने बहुत कम देखे हैं। लालू वर्सेस ऑल, एक तरह से, एक तरफ लालू प्रसाद, दूसरी तरफ सब एक तरफ उनके खिलाफ हो गए थे। टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके खिलाफ थे, और जिस रात को वो जीते और स्पष्ट बहुमत से जीते, जो नाच गाना उन्होंने अपने बंगले पर किया है, जिस तरह का माहौल बना था, वो एक अलग जमाना था, क्योंकि बिहार बदलाव में था। ये वो जमाना था राजदीप जी जब लालू यादव के समर्थकों को लगता था कि ये सामाजिक न्याय के पैरोकार, बिहार के बैक टू बैक मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार, गरीबों के मसीहा भी। हाँ, जब था ना, जब तक समोसे में आलू है बिहार में लालू है। हाँ, बोलते थे कि 20 साल तक हमको कोई नहीं हिला पाएगा। लेकिन तो वो सुजीत जी जिस 1998 का जिक्र कर रहे हैं, यही वो चुनाव था जिससे ये समझ में आ गया था कि लालू यादव और उनकी पार्टी इनविंसिबल नहीं है। समता पार्टी का, जेडीयू का, बीजेपी का परफॉर्मेंस 98 से लगातार सुधरा है। एक 2004 का अपवाद अगर हम छोड़ दें, जिसमें बीजेपी और एनडीए बुरी तरह हारी थी। अच्छा सुजीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी तो अक्सर मुलाकात होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी आजकल नहीं हो पा रही है, कोविड की वजह से। चलिए, ये ठीक जोड़ दिया। और उसके पहले आपकी होती रही है, आप चूंकि वहां ब्यूरो चीफ है, लगातार कवर करते रहे हैं। नीतीश कुमार 2020 के चुनाव को कितने आश्वस्त, कितने सशंकित हैं? क्योंकि ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं कि बहुत फाइट नहीं है, एक एज है एनडीए को, ये बात कही जा रही है। ये भी कह रहे हैं कि लोग मुख्यमंत्री से बहुत खुश नहीं है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, जिसको राजदीप जी अपने कॉलमों में टीना फैक्टर कहते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं उसका उदाहरण इस तौर पे दूंगा कि आज जब हम लोग जब इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था और हम लोग लाइव के लिए खड़े थे ठीक सीएम हाउस के बाहर, और वही राजभवन भी है, आपको पता ही है। उसी समय मतलब अनाउंसमेंट होने से लगभग 1 घंटे पहले नीतीश कुमार अपने कॉन्वॉय के साथ निकले, बाय रोड मोतिहारी गए। वो वहां एक श्रद्धांजलि सभा थी, हालांकि ये पहले से तय होगा कार्यक्रम, दरोगा पांडे का वहां पर श्रद्धांजलि सभा थी। और वहां से फिर वो गए पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक गांव महनार, और वहां भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आज उनका श्राद्ध था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने आश्वस्त हैं वो। तो हाँ, और हमने कई जगह कोशिश करवाई कि भाई कुछ रिएक्शन दे दीजिए, आपकी कैसा है चुनाव। तो अरे इसमें क्या, स्वागत, चुनाव आयोग ने कह दिया तो करना ही है अपना। लेकिन उनका एक होता है कि भाई पहले पिछली बार जब हमने रिएक्शन लिया था 2015 के चुनाव में, तो 5 चरणों में चुनाव हुआ था, तो हम लोगों ने लिया। बहुत स्वागत है, उन्होंने कहा कि बहुत स्वागत है चुनाव आयोग का तारीखों को लेके, और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन चरण कम भी किए जा सकते थे इसमें, मतलब। तो इस बार 3 चरण है, तो हो सकता है इसमें कहते कि 2 ही चरण में हो जाता तो और अच्छा था। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये बिहार की लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुधरती स्थिति भी है, कि अब बिहार इतना सुधर गया है कि 3 चरण में चुनाव हो सकता है। इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार में 1990 तक, अगर एक आध अपवाद छोड़ दीजिए आप, पहले तो लोकसभा विधानसभा साथ ही हुआ करते थे चुनाव, 1990 में भी एक ही चरण में चुनाव हुआ था। ये 1995 जिसका जिक्र कर रहे हैं राजदीप जी, 1995 से ये परिपाटी बिहार में शुरू हुई। 5 चरणों में चुनाव हुआ था उस बार, और करीब कई महीने चले, 3 महीने चुनाव चले थे उस दौरान।
टीएन शेषन थे चुनाव आयुक्त, मुख्य आयुक्त, तो आज भी लोग बिहार में उनको याद करते हैं टीएन शेषन को कि वो चुनाव आयोग थे, मुख्य आयुक्त, जो पूरा मतलब उस समय लगता था कि चुनाव आयोग, उसके बाद ही लोगों को पता चला कि चुनाव आयोग भी कोई चीज होती है। अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि 90 तक एक ही साथ चुनाव होते थे कि बूथ छापे जाते थे? क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जिसमें डॉक्यूमेंटेड भी सबसे पहली बूथ कैप्चरिंग है। और आप याद करिए 1990 का 89 का वही चुनाव जब इंद्र कुमार गुजराल पटना से चुनाव लड़ रहे थे और पूरा चुनाव कैंसिल किया गया था, तो नजीर तो बड़ी अजीबोगरीब भी थी वहां से, इसलिए एक और चरण में करना पड़ा। एक और चुनाव रद्द हुआ था रामकृपाल यादव का, जी, काउंटरमांड हुआ था। तो ये वो आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जो बक्से वाला होता था, बैलेट वाला, वो तो हमने भी देखा है कि कई बार, अब जैसे 2000 का चुनाव हमने देखा, 2020 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, और उसी से कुछ महीने पहले कारगिल युद्ध हुआ था। तो मैं जब सोनपुर विधानसभा में कवर करने गया तो इतना बमों का धुआं उठ रहा था, लग रहा कि हम कारगिल में आ गए। इस तरीके का माहौल था। मतलब आप वो दृश्य आज आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इतना चैनल आ गया है और सोशल मीडिया है, उस जमाने में जो दृश्य मिलते थे, जो विजुअल मिलते थे, वो आज कहाँ मिलते हैं। आज आपका कोई विजुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। उस जमाने में इस तरह के लोग एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे, मतलब उठा पटक होती थी, कुश्ती हो रही है, मतलब फाइटिंग हो रही है, इतने लोग जान देते थे अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए। आज वो चीज नहीं है। आज उसमें स्वार्थ है। आज वैसे कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे। जिस तरह कि नेता को कुछ बोल दीजिएगा तो वो आपका मुंह नोच लेगा। अच्छा है ना सुजीत जी, कम से कम बम नहीं चल रहे जी राजदीप जी। मैं आपको ये कहने वाला था कि बिहार की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एक तरह से राजनीति थी सालों तक, कि जब तक एक तरह से जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है, कॉमर्स की बात होती है, जिस तरह स्टॉक मार्केट की बात होती है, उस तरह से बिहार में कहीं भी चाय वाले की दुकान में, कहीं लिट्टी चोखा जो भी हो, वहां बात होती थी चुनाव की, राजनीति की। एक माहौल बना था। और मुझे जो इस चुनाव में कहीं कभी डर लगता है कि यार कोविड का जमाना है। अब कोविड के जमाने में जहां बड़े रैली नहीं हो सकते, जहां उस तरह का माहौल नहीं बन सकता, उस जमाने में बिहार की राजनीति क्या दर्शाएगी? क्योंकि अगर बिहार में राजनीति ना हो तो बाहर कहाँ हो? आपने कहा ना इस बार बिहार की बाहर एक तरह से उनकी राजनीति है। जिस तरह से लोगों में, मैंने कहीं किसी और राज्य में उतना उत्साह और उत्साह के साथ उतनी जानकारी, आपके उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा, आप जानिए जो एवरेज सामान्य बिहारी जो है उसकी जो राजनीतिक पकड़ है, मैंने किसी और राज्य में नहीं देखी। और इसीलिए मैं तो बंबई से आता था, लेकिन जब मैं बिहार गया तब मुझे लगता है वाकई मुझे राजनीतिकरण में जो उत्साह दिखाई दिया, मैं भी उत्साहित हुआ उस जमाने में। और वो बिहार का अलग ही माहौल है बॉस। ये इस बार नहीं दिखाई देगा मुझे लगता है, क्योंकि कोविड का जमाना है। और जैसे सुजीत कह रहे हैं, वो नेतागिरी के साथ जो लगाव था ना, किसी एक नेता के साथ या पार्टी के साथ या किसी एक मूवमेंट के साथ, वो अब थोड़ा कम हुआ है। अच्छी बात है, क्योंकि वो लगाव अक्सर कट्टा बम धमाकों में और फलानी रैली ढिकानी रैली में निकलता था। थू रैली, ये रैली, वो रैली, कमाल था। रैली नहीं, लाठी पिलावन रैला, ये घुमावन रैला। अच्छा, ये बात बताइए कि कई राजनीतिक विद्वान ये कह रहे हैं कि मंडल के मसीहाओं का ये आखिरी चुनाव है। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव की लेगेसी, ये चुनाव में बहुत सारी चीजें सेटल होंगी। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि कई बड़े खिलाड़ी हैं जो इंतजार के मोड में हैं कि ये ऐसा होता है ना कि अभी मैं पिच पर उतरा हूं, स्विंग देख रहा हूं, ये मैं डॉट बॉल जाने दूंगा, मैं फ्लाइट देख रहा हूं, अभी मूवमेंट देख रहा हूं। प्रशांत किशोर खेमे का यही कहना है कि ये तो अभी 2025 में होगा, एक हो जाने दीजिए। बीजेपी देख रही है कि नीतीश को कितना स्ट्रेच करना है, कब स्ट्राइक करना है, खुद दावेदारी करना है। चिराग पासवान देख रहे हैं कि हम तो 2 सीट पर हैं, गंवाने के लिए क्या है। तेजस्वी यादव अपनी सत्ता को असर्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, आपको आना है तो हमारे मुख्यमंत्री चेहरे के परचम तले आइए, वरना जाइए। जीतन राम मांझी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जाने की बात कर रहे हैं।
मुकेश सहनी को समझ में नहीं आ रहा किस पाले जाए, लेफ्ट आने को राजी हो गया है। तो एक थोड़ा इंतजार का चुनाव भी है, लेकिन जनता क्यों इंतजार करे भाई, उसको तो 5 साल तक भी एक जवाबदेह सरकार चाहिए। सुजीत जी और राजदीप जी, मेरा सवाल ये है कि 2 लोग हैं जिनकी लाइन अभी स्पष्ट नहीं है, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। आपको क्या लगता है ये किस पाल गिरेंगे? सुजीत भाई, देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि आप 2019 के चुनाव को देखिए तो आज जो एनडीए में एलजेपी की स्थिति है वही स्थिति 2019 के चुनाव में आरएलएसपी की थी, और इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज महागठबंधन में आरएलएसपी है, लेकिन उसे नेतृत्व पसंद नहीं है। उनका कहना है, उनकी मीटिंग हुई कल, बहुत बड़ी मीटिंग है, उसमें सारे नेता कार्यकर्ता थे, उपस्थित थे, और उन्होंने कहा कि हमें सीटों की संख्या पर नहीं जाना है, हमें नेतृत्व अलग चाहिए। आरजेडी अगर आज भी नेतृत्व बदल लेता है तो मैं महागठबंधन में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि आरजेडी नेतृत्व कैसे बदल सकता है। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये हो गया कि हाँ, तो वो हो नहीं सकता है। न 9 मन तेल हुई है, न राधा नची है। तो वही बात है। तो ये उधर से ये कहाँ उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, एनडीए? तीसरा मोर्चा तो बनना तय है, तीसरा मोर्चा बनना तय है बिहार में। जैसे एलजेपी भी, आपने जैसे कहा ना कि लोग पिच देख रहे हैं, तो एलजेपी भी एक रिस्क लेगा, और उन्हें लगता है कि चिराग पासवान में नेतृत्व की क्षमता है और वो नीतीश कुमार से बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं बिहार को। एक युवा भी हैं और लोग, युवा उनको पसंद करेंगे, तो उस लिहाज से वो एक टेस्ट बॉल इस बार डालना चाह रहे हैं। और उसमें अगर पसंद करेंगे, डेरा पड़ा है, डेरा है दिल्ली में, पॉलिटिक्स करनी है पटना की, जीते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। नहीं, देखिए सौरभ भाई, T20 का जमाना है, और पिछले कुछ दिनों पहले एक सुपर ओवर मैच हुई थी, मुझे लगता है दिल्ली और पंजाब के बीच। अब बिहार में कहीं सुपर ओवर ना हो। उसका होता है, चुनाव तो होता है, चुनाव के बाद क्या होगा देखिए। अगर चिराग पासवान, जिस तरह से सुजीत भाई कह रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, और कहीं अगर भाजपा जेडीयू से ज्यादा सीटें लाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुपर ओवर की संभावना से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि असल की लड़ाई जो है कि भाजपा नंबर 1 पार्टी बिहार की बनना चाहती है, जो अभी तक वो बन नहीं पाई है। ये पहला मौका है एक तरह से भाजपा को कि जेडीयू को भी कमजोर किया जाए, आरजेडी को भी कमजोर किया जाए, और शायद लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव के बाद इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे लगता है ये चुनाव तो एक चुनाव तो है, लेकिन उसके बाद जो सुपर ओवर हो सकता है, और जो गलती भाजपा ने महाराष्ट्र में की वो नहीं दोहराना चाहती। इसीलिए तो वो ये चाहते हैं ना कि जेडीयू और बीजेपी बराबर पर लड़े, 105 जैसा कुछ, बाकी एलजेपी को जाए, क्योंकि उनको पता है कि बराबरी पर मैच छूटेगा तो एलजेपी हमारे पाले में गिरेगा। और लेकिन वैसे भी आप देखिए सौरभ जी, वैसे भी देखिए तो स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा बीजेपी का है। पिछले कुछ चुनावों का आप देखेंगे, बिल्कुल, तो उनका परसेंटेज कुछ ज्यादा है। 2015 इसलिए जेडीयू चाहती है, जेडीयू का ये कहना है कि वो ज्यादा सीट पर लड़े। इसलिए ये है कि कहती तो है, लेकिन क्या जेडीयू के पास, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल बार्गेनिंग की, वो ताकत बची है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा सहयोगी मिलना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है चुनाव के बाद बदल जाएंगे वो? अरे महाराष्ट्र, ये बगल में राजदीप, बगल की खिड़की में राजदीप जी बैठे हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप ये बात से हैरान मत होइए कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी या लोजपा अगर तीसरा मोर्चा बनाती है तो वो लड़ेगी जेडीयू के खिलाफ। भाजपा को वो एक फ्री एंट्री देगी। भाजपा के सीट बढ़ाना, जेडीयू को कमजोर करना, और एक ऐसी स्थिति में चुनाव को ले आना जहां, जैसे मैंने कहा, सुपर ओवर हो सकती है। देखिए, आरजेडी के लिए ये आपने कहा ना
सौरभ, ये जो चुनाव है हर पार्टी 2025 की तरफ देख रही है। केवल आरजेडी के लिए चुनाव जो है ये अस्तित्व का चुनाव है। अगर आरजेडी इस चुनाव में बुरी तरह से हारती है तो क्या वाकई तेजस्वी यादव में वो क्षमता है जो लालू में यादव में जरूर थी कि एक बार फिर अपने पार्टी को बनाकर उसे आगे बढ़ाया जाए? ये बहुत मुश्किल होगा उनको। यानी जो समीकरण है, जो एक पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स, जो लालू के जमाने की जो 25 साल की राजनीति हुई, जिसमें माई समीकरण था, जिसमें नीतीश कुमार ने एक तरह से नए तरह के समीकरण भी किए, लेकिन मंडल की ही राजनीति को लेकर उसे आगे बढ़ाया। पोस्ट मंडल राजनीति में क्या वाकई आरजेडी के लिए कोई जगह होगी? और क्या तेजस्वी यादव अगर ये चुनाव बुरी तरह से हारते हैं तो 2025 में कोई नए चेहरे आएंगे, कोई नए विकल्प आएंगे, कोई नए युवा नेता आएंगे? ये देखना होगा। तो मुझे लगता है आरजेडी के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। बाकी 2025 तक रुक सकते हैं। नीतीश कुमार चाहेंगे मुख्यमंत्री और 5 साल रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 2025 की तरफ इस समय देख रहे हैं। अच्छा सुजीत जी, एक बात बताइए कि ये जो बार बार खबर आती है लालू प्रसाद यादव के परिवार में झगड़े की, तो ये वो झगड़ा सेटल हुआ कुछ कि तेज प्रताप बोलते हैं हमको इतना सीट दो, लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया था लोकसभा चुनाव में। हालांकि आज तो शुक्रवार के दिन 25 सितंबर के दिन ट्रैक्टर पे दोनों भाई नजर आ रहे थे। अरे तो वो तो खुद कृष्ण बताते हैं अपने को, तेज प्रताप और ये अर्जुन। बताने का क्या है महाराज, कोई कुछ भी बता लेकिन आज भी है, उनके जो अपने लोग हैं उनके लिए टिकट मैंने सुना है कि 6 सीट तो अपने लोगों के लिए मांग ही रहे हैं और लोकसभा में भी मांगा था। हाँ, तो ये देखिए पारिवारिक लड़ाई और जहां इस तरह की लेगेसी की लड़ाई हो वो खत्म नहीं होती है कभी। आप देख लीजिए जितने बड़े बड़े राजा महाराजा का आप देखिए, कभी लड़ाई खत्म हुई है? तो इनका कैसे खत्म हो जाएगा? उसमें किसको हक ज्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, राजदीप जी बोल रहे थे, बिहार में एक आप देखिए आजादी के समय से अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, आज तक उनका कोई बेटा उनके आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब मुख्यमंत्री तक भी नहीं बन पाया। अब कोई भी ऐसा नहीं है। तो तेजस्वी के लिए ये मतलब अपने अपने पिता के साये से निकल के और एक बड़ा औरा बना के और फिर से उसको प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाने पड़ेंगे और केवल वर्चुअल और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो कई लेकिन ये उन्होंने 1 साल पहले करना चाहिए था। मुझे लगता है अगर तेजस्वी यादव वाकई लालू जी के साये से आगे हटकर उनकी विरासत को आगे लेकर जाना चाहते थे तो जनसंपर्क 1 साल पहले शुरू करना चाहिए था। ये आप देखिए वो चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो गायब ही हो गए कुछ महीने तक। मुझे लगता है क्या हुआ, और ये फैक्टर हमने देखा नहीं है बिहार में। और आप सौरभ जब जाएंगे ये देखना पड़ेगा कि मोदी फैक्टर जो है, देखिए जब किसी पक्ष को 40 में से 39 सीट्स मिलते हैं, जो इस एनडीए को मिला 2019 के चुनाव के समय 39 आउट ऑफ 40, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मोदी जी जब फैक्टर बने बिहार में, उनकी जो लोकप्रियता है उसका क्या कारण है, क्या वजह है? क्योंकि वो तो उस मंडल मूवमेंट से नहीं आते। इसके बावजूद जिस तरह का उनको एक तरह से एक लगाव हुआ है लोगों का, और मैं हमेशा कहता हूं पहली बार जब मोदी जी को हमें लगा कि मोदी जी जरूर 2014 का चुनाव जीतने वाले हैं, जब पटना की रैली हुई, उस रैली में जब बम भी फटा था, पर मोदी जी की जो लोकप्रियता नजर आई, वो मोमेंटम उनको मिल गया। तो मोदी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर अब बन गया है बिहार की राजनीति में। अब वो व्यक्ति विषय है या कहीं ना कहीं लोग बिहार की राजनीति से उब गए हैं और कोई नई तरह की राजनीति चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल में इस बिहार चर्चा पर, ये बिहार पर चर्चा लगातार होती रहेगी नेता नगरी में अगले 1.5 महीने तक। हो सकता है कि मैं और राजदीप जी चंपारण का प्रसिद्ध भोजन खाते हुए या पटना का भूंजा खाते हुए या पूर्णिया का मक्का खाते हुए बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ नेता नगरी करें। सुजीत को भी लेकर चलेंगे, सुजीत जी को भी और सारे जी को लेकर चलेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, कथित छोटे प्लेयर्स, पॉलिटिक्स में कोई छोटा नहीं होता, पप्पू यादव, मुकेश सहनी,
जीतन राम मांझी, असदुद्दीन ओवैसी, इन लोगों का क्या रोल देखते हैं आप? आपको लग रहा है बहुत क्लियर मैंडेट आएगा, कोई रोल नहीं होगा, या ये लोग अपनी एक अलग पॉलिटिकल पहचान कायम कर पाएंगे? देखिए, अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि सीधी लड़ाई है, मतलब एनडीए और महागठबंधन में। लेकिन जिस तरह से बिखराव दिख रहा है महागठबंधन में, खासतौर पर देखिए, अगर दो ही पार्टी बच जाती है उसमें, तो फिर महागठबंधन का अस्तित्व क्या रहेगा, एक ये भी है। और आपको पता है कि जातिवाद पर आधारित राजनीति है बिहार की, और जो भी ये पार्टियां आप छोटे छोटे नाम ले रहे हैं, किसी किसी जाति विशेष की पार्टी है ये, तो उनको जोड़ के एक कुनबा बनाया जाता है। अगर उसमें बिखराव अलग अलग होता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसमें, और एक दूसरे के वोट में सेंध लगाना, उसका कितना नुकसान होगा इसका आकलन करना होगा। लेकिन लड़ाई बिल्कुल सीधी है, और मुख्य रूप से विपक्षी दल तो आरजेडी ही है यहाँ पे, और बाकी इधर बीजेपी और जेडीयू जो पार्टी है एनडीए में, मुख्य लड़ाई तो इन्हीं के बीच में है। लेकिन थोड़ा बहुत फैक्टर ये लोग ले सकते हैं, जैसे ओवैसी का नाम जैसे आपने लिया, तो सीमांचल क्षेत्रों में वो नुकसान पहुंचा सकता है महागठबंधन को, अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया। हाँ, और वो मुझे लगता है कि अगर उसमें अब देवेंद्र यादव तो उतने बड़े, मतलब यादव का वोट खींचने वाला, वो अपने इलाके में भले कर लें, लेकिन पूरे बिहार में तो आज भी लालू यादव से बड़ा कोई, यादव का नेता और आरजेडी से बड़ा कोई है नहीं। सुजीत जी, आपने जिक्र किया तो ख्याल आया, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक जो मुझे नया समीकरण उभरता दिख रहा है बिहार में, वो ये है कि बीजेपी अब ये मान के नहीं चल रही है कि यादव वोट लालू यादव या उनके बेटे की पार्टी की बकौती है। जिस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से नित्यानंद राय को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर अमित शाह का डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया, चुनाव संचालन समिति का मुखिया बनाया गया, राम लखन यादव के ग्रैंडसन समेत सारे नेताओं को जिस तरीके से लाया जा रहा है, तो क्या हम अभी भी ये मान के चले? भूपेंद्र यादव हरियाणा के हैं, प्रभारी हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी ये मान के चल रही है। देखिए, अभी भी यादवों में लालू का वर्चस्व कोई तोड़ नहीं पाया है, और मैं नहीं कहता कि 100% उधर जाता होगा, लेकिन 70-80% यादव जो है आज भी लालू यादव को ही अपना नेता मानते हैं। और जब तक लालू यादव हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा सेंध लगा पाएगी। जहां तक आपने कहा कि नरेंद्र मोदी या फिर इनके करिश्मा से जरूर कुछ लोग प्रभावित होते हैं, और यादव का जो भी उम्मीदवार होता है, अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार जैसे कि नित्यानंद राय है, तो उनको 100% यादव वहां का वोट करता है। लेकिन उसके अगेंस्ट में कौन होता है, उसमें यादव नहीं होता है। वहां पर आप देखिए तो पिछला चुनाव उन्होंने जीता तो वो कुशवाहा थे वहां पर, तो यादव वहां पर पूरा आपको बीजेपी को वोट दे रहा है, नित्यानंद राय चूंकि वहां पर है। तो इस तरह से अगर उम्मीदवार मिलता है, अगर बीजेपी का है, तो वहां यादव वोट करते हैं। लेकिन अभी भी यादव लालू यादव नहीं, आपने जो कहा ना कि कई नए जो ये छोटे दल हैं या जो बाकी नेता हैं, उनका क्या होगा? मुझे लगता है, जो मैंने पहले शुरुआत में कहा, कि बिहार में राजनीति अभी भी एक तरह से लोगों के लिए अपवर्ड मोबिलिटी का एक जरिया है। मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे राजनीति में आना है। अब राजनीति में क्या है, कई सालों से जो है लालू जी एक तरफ और नीतीश जी एक तरफ, जगह नहीं मिल रही थी। अब जैसे लालू जी और आरजेडी कमजोर होती गई, या पूरी मंडल की जो एक तरह से राजनीति है जो टॉप पर है वो कमजोर होती गई, लोगों को लगा चलिए हम भी अपनी छोटी जगह बना लेते हैं, हम भी लड़ते हैं। अगर हमें टिकट नहीं मिली आरजेडी से या जेडीयू से, दूसरे से लड़े, पार्टी बनाते हैं। ये जो प्रोसेस शुरू हुई है, और वो कहीं कास्ट ओरिएंटेड भी है, जैसे जन विकास पार्टी जो है मुकेश सहनी की या कुशवाहा जी की पार्टी है, ये सब उस मूवमेंट से आए हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें कोई जगह नहीं है। मूवमेंट यानी किसी जाति से आए हैं, या किसी, उनको लगता है उस मंडल का जो अम्ब्रेला है, जो छत्र छाया है, उसमें तो एक ही दो व्यक्ति है। हम भी कोशिश करते हैं, फिर हमें 15% भी वोट मिले या 5% मिले, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। तो बिहार में एक बात है, पॉलिटिक्स इज अ करियर। ये बहुत कम राज्यों में अभी भी है। गुजरात में जाइए, वैसे आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन बिहार में है।
और इसीलिए स्पर्धा तो रहेगी। भले ही आप कह रहे हैं ये असली चुनाव 2025 का होगा और ये ट्रेलर है, लेकिन उस व्यक्ति में जो कहीं ना पंचायत से आया हुआ हो या जमीन से जुड़ा हुआ हो या बंबई में जाकर पैसे बनाकर वापस आया और कहता है नहीं मैं राजनीति में आऊंगा, ये बिहार की खूबी है। बिहार के युवा में एक डिजायर है पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स एम्बिशन नहीं है कई राज्यों में आज लोगों युवाओं के लिए, लेकिन बिहार में है। ये बिहार की खासियत है और आप देखेंगे इसको कहीं ना कहीं अगले 10 साल में ये कहाँ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है सौरभ। नए चेहरे आएंगे बिहार में। बिल्कुल यही बात तो कही जा रही कि अब 30 से 25 के बीच नए चेहरों का भाव। एक चीज और आप लोग गौर करिए, 1990 फरवरी मार्च में चुनाव होते हैं, उसके बाद से ये पहला चुनाव है जिसमें मुख्यमंत्री की लोकप्रियता या अलोकप्रियता कोर इशू नहीं है। आप देखिए 95 में लालू असर्ट कर रहे थे, 2000 में लालू राज के खिलाफ, राबड़ी के खिलाफ, या नीतीश को लाना है, फिर नीतीश को लाना है। हमेशा मुख्यमंत्री सेंट्रिक होता था पूरा नैरेटिव, पक्ष का या विपक्ष का। इस बार वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो फील्ड में जाके पता चलेगा। सुजीत झा जी, आप इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बिहार में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि बिहार के लोग एक स्पष्ट जनादेश देंगे और ऐसी पार्टी को जो उनकी तरक्की के ख्वाब को हकीकत में बदले। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेता नगरी के दूसरे विषय की तरफ। ये जुड़ा है मॉनसून सत्र से। मॉनसून सत्र में कई अहम मसलों पर बात हुई, बात के अलावा भी बहुत कुछ हुआ, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर राहुल श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है। हमको बड़ा अच्छा लगता है, दो बुजुर्ग हमारे शो में आ जाते हैं, अनुभव की गठरी, एक दूसरे से छेड़खानी। हमको लगता है शतरंज के खिलाड़ी का अगला अंक अब यही खेला जाएगा। सौरभ देखिए, ये जो मॉनसून सेशन रहा, मैं कहूंगा कि हर बार बरसात में होता था, लेकिन ऐसा हाल नहीं होता। इस बार बरसात हुई नहीं, बरसात के बाद हुआ, मगर दीवारों में सीलन ज्यादा आई है। समराइज कर दिया एक वाक्य में। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो राज्यसभा में तमाशा हुआ, इस पे आप वहां पर थे उस वक्त? जी। क्या हुआ, क्या था? क्योंकि टीवी तो बंद कर दिए गए थे। सौरभ देखिए, मैं कहूंगा कि पी साईनाथ ने एक किताब लिखी थी एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। मैंने उसको थोड़ा बदलाव किया है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी लव्स अ गुड डिसरप्शन इन पार्लियामेंट। ये नई परंपरा है कुछ सालों की, जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा देखती है डिसरप्शन में। क्योंकि बिल पास करने पे एक बात लोकसभा ये मनमोहन सिंह सरकार भी जान चुकी है कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ देने के बाद बिल से चुनाव नहीं जीते जाते। इसलिए डिसरप्शन करके बिल तो पास भी हो जाते हैं और राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। देखिए, उस दिन की कहानी बड़ी सिंपल है। सरकार किसी भी तरह के कंसेंसस के अब मूड में होती ही नहीं है। इस सरकार में एप्टीट्यूड ही नहीं है कि वो किसी तरह का कंसेंसस बिल्ड करे। वो अपनी नंबर की संख्या पे लोकसभा में बिल पास करती है और राज्यसभा में आने पे जुगाड़ की संख्या में। जुगाड़ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक धड़ा बीजेपी और उसके एलआई है, एक कांग्रेस और उसके एलआई है, एक करीब 45 वोट का एक ऐसा धड़ा है जो कि थाली का बैंगन है। वो राज्य सरकारें चलाता है, जहां उसको फायदा दिखता है वो उस तरफ लुढ़क जाता है। लेकिन इस बार बिल पे कंसेंसस नहीं था। कुछ ऐसे थाली के बैगन पार्टियां जैसे टीआरएस है, वो पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि वो बिल के साथ जाएगी, बिल के खिलाफ जाएगी। पीएसपी ने भी घोषणा कर दी थी सौरभ। लेकिन असली कहानी जो डिसरप्शन शुरू हुआ वो इस बात पे कि सरकार ने कहा कि आज 1 बजे का समय हो गया है, वक्त खत्म हो गया है आज के सेशन के, क्योंकि 4-4 घंटे के लिए राज्यसभा बैठ रही थी, लोकसभा दोनों, और सरकार ने चेयर से कहा कि आज टाइम बढ़ाया जाए। अभी चेयरमैन बात ही कर रहे थे कि सरकार की तरफ से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री, उन्होंने बोलना चालू कर दिया। वेल में कुछ लोग ये आपत्ति जताते हुए आए कि भाई ये गैर वाजिब है। गुलाम नबी आजाद साहब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने भी कहा कि ये चीजें बल संख्या से नहीं कंसेंसस से होती है कि आज की सदन की जो कार्यवाही है वो बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ, लेकिन विवाद के कारण और थे। पहला कारण था सरकार आमादा थी इस बिल को पास कराने के लिए। किसान इस देश के करीब अमूमन 70% आबादी को इंपैक्ट करते हैं या आबादी हैं।
इसको लेकर के एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती थी। तीसरा सौरभ सबसे बड़ा आंकड़ा जो मैं सिर्फ आपके कारण, ये मैं अभी मोबाइल पे जब आपने शुरुआत करी वो देख रहा था, असली कारण ये था कि सदन की अगर संख्या देखी जाए तो इस समय 243 है, 2 वैकेंसी हैं। विपक्ष के पास जो नंबर हैं वो अगर देखे जाएं तो मोटे मोटे ज्यादा थे सरकार से, लेकिन उस दिन ऐसे हालात थे कि विपक्ष की तरफ से करीब 52 लोग, जो विपक्ष और बाकी लोग थे उनमें 52 लोग एब्सेंट थे, और उसके कारण सरकार के पास 110 लोग थे और विपक्ष के पास सिर्फ 70। फ्लोर पर बीएसपी जैसी पार्टी जो बाहर कह के आई थी कि वो बिल के खिलाफ है, उसने समर्थन की बात कर दी। एनसीपी जो कि सरकार की सहयोगी, विपक्ष की सहयोगी है कांग्रेस की, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, उसने बिल की कोई बुराई नहीं कही, सिर्फ कहा शरद पवार साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पहले उनसे बात तो कर ली होती। कुल मिला के ये कहा जाए कि विपक्ष ने मौका देखा कि बिल हार जाए, जीत जाएगा, सरकार की जीत होगी। उनको लगा कि किसी भी तरीके से इस बिल पे राजनीति कर ली जाए, हल्ला कर लिया जाए, कोहराम मचाया जाए। उन्होंने कोहराम मचाया, सरकार ने बिल पास कराया। विपक्ष कहता है कि सरकार ने गलत किया, सरकार कहती है हमने किसानों का भला किया। ये दोनों मुद्दे पार्लियामेंट से पास हो गए हैं और अब जनता के बीच में है, मैं उस किसानों पर को तो तय करना आऊंगा, है। बिल पर तो आऊंगा, और मैं लगातार विद्वानों से बात भी कर रहा हूँ। ये जो उपसभापति है हरिवंश, उनकी चेयर के आगे जो कुछ हुआ वो क्या हुआ, कौन लोग शामिल थे उसमें? देखिए, इसमें शुरुआत में कुछ डोला सेन, तृणमूल कांग्रेस और 1-2 सांसद थे, लेकिन जब मामला इस बात का आया कि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया डेरेक ओब्रायन साहब ने, और उस पे जब स्टैट्यूटोरी रेजोल्यूशन, जो कि ये था कि 3 स्टैट्यूटोरी रेजोल्यूशन थे कि इन बिलों को वापस कर दिया जाए एक सेलेक्ट कमेटी को, आज इसको पास ना किया जाए। जब इस पे बहस हो रही थी तो बहुत ही तीव्र गति से डेरेक ओब्रायन, जो कि क्विज मास्टर रहे हैं, वो तुरंत आगे बढ़े, चेयर की तरफ गए, और जब चेयर की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि वो वेल में थे, और ये 1957 सौरभ, और 2012 में रेजोल्यूशन वो पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि वेल में आकर के कोई बात नहीं होगी। दूसरा, डिवीजन की डिमांड वेल में नहीं हो सकती, ये कानून कहता है। वो पहले वेल में आए, चेयर तक गए, सेक्रेटरी जनरल के पीछे जो थोड़ी सी जगह है उसमें सर के, सबसे पहले उन्होंने माइक हटाए, धकेले, और उसके बाद एक रूल बुक थी लाल रंग की, जो कि राज्यसभा की रूल बुक है, उसको उन्होंने वहां पे सामने दिखाया, और उनके बगल खड़े हुए एक सज्जन ने कागज फाड़े। इसमें तिरुचि सिवा थे, इसमें राजीव सातव थे, इसमें करीब 8 सांसद थे जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, जो कि अगले दिन एम वेंकैया नायडू, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनके द्वारा निलंबित किए गए 1 हफ्ते के लिए। देखिए, 2-3 चीजें हैं सौरभ भाई। एक तो है कि मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या है कि एक विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार और विपक्ष के बीच में। आज कोई विश्वास नहीं है, खास करके कांग्रेस जो सबसे बड़ा एक तरह से विपक्षी दल है और सरकार के बीच। जैसे राहुल जी ने कहा, थाली के बैंगन बहुत है, खास करके ये जो रीजनल पार्टी। आप बीजू जनता दल को देखिए, लोकसभा में वो इसी फार्म बिल का समर्थन करती है, कृषि बिल का, राज्यसभा में आकर उसका विरोध कर लेती है। तो ये कहीं भी जा सकते हैं ये पार्टियां, लेकिन जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस एक तरफ, विपक्ष की पार्टी, और सरकारी पार्टी जो भाजपा में है, उनमें मुझे लगता है बिल्कुल ब्रेकडाउन हो। जिस तरह से आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद को एक तरफ देखिए, जिस तरह से फिर उन्होंने भी बहिष्कार किया, कहा हम बॉयकॉट करने वाले हैं। कांग्रेस को आज लगता है कि भाजपा जो है वो पार्लियामेंट को अपना रबर स्टैंप बना रही है, केवल जो भी बिल पास करना है। फिर पिछले साल आर्टिकल 370 की बात करिए, या इस साल आप कृषि बिल की बात करिए, वो एक बार ले आती है, वो उस बिल को अमल करती है, अपनी बात ही रखती है। एक परंपरा हुआ करती थी पार्लियामेंट में, जब कोई इस तरह का बिल हो जो विवादास्पद हो, आप उसे सिलेक्ट कमेटी भेजते हैं। अब ये बिल अगर आप सिलेक्ट कमेटी भेजते हैं और सितंबर के बजाय जनवरी में, या जब बजट सेशन आता है या विंटर सेशन आता है, तब उसे पारित करते, तो क्या होता? इतनी जल्दी क्या थी, इस समय क्यों करना था? ये मुझे लगता है विपक्ष का जो सवाल है वो कुछ हद तक वाजिब है। पर विपक्ष है कौन? कांग्रेस और तृणमूल मुझे लगता है, और कुछ हद तक लेफ्ट और डीएमके, ये 4 पार्टियां हैं।
बाकी विपक्ष तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा का साफ कहना है हमारे पास नंबर है, हमारे पास अब राज्यसभा में भी नंबर होने लगे हैं, पहले लोकसभा में थे। हम एक मैंडेट लेके आए हैं, ये हमारा एजेंडा है, प्रधानमंत्री का साफ है। वो ये जो कंसेंसस की बात है ना, वो मुझे नहीं लगता उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, वो मेजॉरिटी पर विश्वास करते हैं। अब आप देखिए भाजपा की किस तरह से नजरिया बदला है पार्लियामेंट को लेकर। जब भाजपा विपक्ष में थी, अरुण जेटली ने एक बार कहा था, ऑब्स्ट्रक्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक, आप डिसरप्शन कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में है। अब वो क्या चाहती है कि कोई डिसरप्शन ना हो, अगर डिसरप्शन हो तो एक्शन लेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये राहुल जी को पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो वहां मौजूद है, मैं टीवी पर देख रहा था। वेंकैया नायडू क्यों नहीं थे उस समय? क्या वजह है कि हरिवंश जी वहां बैठे थे? इतना बड़ा बिल है, उस समय जब नरेंद्र तोमर जी उठते हैं, बोलने लगते हैं, वेंकैया जी वहां से निकल गए थे। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि वेंकैया नायडू अपने आप को एक तरह से कृषि नेता मानते हैं। वो अपने आप को हमेशा कहते हैं आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूं। अब वो जब उस समय वहां से गए, हरिवंश जी वहां बैठे। हरिवंश जी वैसे सभ्य व्यक्ति है, कर्पूरी ठाकुर के उस समाजवाद से एक तरह से जुड़कर आते हैं। उनमें अगर वेंकैया नायडू होते, मुझे नहीं लगता वेंकैया ये टॉलरेट करते। जिस तरह से डेरिक ओब्रायन ने कोशिश की घेरने के लिए, वो मुझे नहीं लगता वेंकैया नायडू को घेर सकते थे। हरिवंश को उनको लगा शायद कमजोर है, उन्होंने कोशिश की। मुझे लगता है डिवीजन होना चाहिए था, और जो विपक्ष ने किया वो भी गलत था, और सरकार ने भी ये सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने। अच्छा, एक बात ये बार बार आप लोग बात करते हैं, राहुल जी, राजदीप जी, आप दोनों से मेरा सवाल है कि कंसेंसस बिल्ड नहीं करते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सी बहुमत वाली सरकार है? मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कोई बहुमत वाली सरकार आपके ध्यान में आती है जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो, और फिर भी वो कहे कि नहीं साहब बहुमत है ठीक है, लेकिन कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं? क्योंकि नारा दिया जाता है निर्णायक सरकार का, सरकार जो फैसले लेती हो। यही बात इंदिरा राजीव के जमाने में कही गई, यही बात बाद के जमाने में। और ये गठबंधन फिर आप क्या कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि संसद की कोई जरूरत नहीं है, एक बार अगर कोई बहुमत की सरकार बन जाए कि विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है? राजदीप जी, क्या ये आप कह रहे हैं? राजदीप जी, ये टीवी डिबेट बड़ा गड़बड़ करवा देती है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक ये तर्क दिया जाता है कि भाई कंसेंसस बिल्डिंग की आप बार बार बात कर रहे हैं, कोई उसको डिलेइंग टैक्टिक बोलता है। हम एक कानून लेकर आए, विपक्ष कह रहा है इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजो। क्यों भेजते हैं भाई? हमें कानून लागू करना है, हमारे पास जनादेश है, हमारी जवाबदेही है। ये तर्क दिया जाता है। तो आप यहाँ लोकसभा राज्यसभा में बहस करिए, हम कानून पार करेंगे। इसीलिए आपके पास फर्स्ट पास द पोल वाला नियम है। अब उस पर बहस कितनी लंबी होनी चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। नहीं, मेरा ये कहना, और फिर राहुल जी उस पर ऐड करें, मेरा ये कहना है पार्लियामेंट की जवाबदेही है, पार्लियामेंट की स्क्रूटनी। आप किसी भी चीज को है, खास करके अगर कोई विवादास्पद आप एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा कानून ले आ रहे हैं जहां कई लोगों की अलग अलग राय है। देखिए, आप ही के पक्ष के, आप ही के गठबंधन की हरसिमरत कौर जो है, अकालियों की जो है, वो इस बिल को लेकर सरकार छोड़ती है। यानी नहीं, मेरी बात सुनिए, यानी ये विवादास्पद है। जब कोई चीज विवादास्पद है, इसीलिए तो स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी बनाई गई है, ताकि उसमें एक तरह से एक स्क्रूटनी हो, एक ओवरसाइट हो, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं टाइम लिमिट में ले आए। पिछले बार क्या हुआ है कि कई बार ये जो बिल एक बार सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते हैं तो वो महीनों सालों तक वहीं रह जाते हैं, वापस नहीं आते। जब आपकी निर्णायक बहुमत की सरकार है, आप ले आइए अगले सेशन में, आप टाइम बाउंड करिए। लेकिन ये कहना कि कमेटी के पास जाएंगे ही नहीं, इसका मतलब है आपको पार्लियामेंट्री ओवरसाइट या स्क्रूटनी के सिस्टम में कोई विश्वास ही नहीं है। तो ये अलग अलग बातें। सौरभ, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा राजीव से डिफर करता हूं। देखिए, ये बहुमत पे भी डिपेंड नहीं करता कि सरकार का रवैया क्या होगा। देखिए, एक बार किसी की संख्या फिट हो जाती है तो कंसेंसस का असली मतलब हो जाता है, या संख्या का मतलब हो जाता है, जाकी लाठी उहाई की भाएं। लाठी लेकर के चला जाता है संसद में। एक समय कहा जाता था कि लोकतंत्र में सरकारें नंबर्स बनाती हैं, पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का महत्व हुआ करता था। जहां तक पहला सवाल राजदीप ने उठाया कि बिल्स इस तरह से पास नहीं होने चाहिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सौरभ, मैं बताता हूं कि 2006 से लेकर के 2014 के बीच में कुछ बिल ऐसे पास हुए थे
जो कि 2 बिल ऐसे थे जो कि 1 मिनट में पास हुए, 3 बिल ऐसे थे जो 2 मिनट में पास हुए, 4 बिल ऐसे थे जो 3 मिनट में पास हुए, और 5 ऐसे बिल थे जो कि दोबारा 12 मिनट में पास हो गए। 1 से 12 मिनट के बीच में करीब 16 बिलों के पास होने की प्रथा मीरा कुमार के टाइम में है, जब मीरा कुमार और ये हम यहाँ पे देश के कानूनों की बात कर रहे हैं, जो देश के सब मैं देश के कानूनों की बात कर रहा हूं कि जिसपे डिबेट की बात होती है। दूसरा, इस बिल पे मैं कहूंगा कि सरकार गलत थी। हाउस को चलाना, विपक्ष को साथ लेना, ये घर के बड़े की तरह से होता है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात इसमें बुनियादी सवाल उठाता हूं, 36 अमेंडमेंट थे सौरभ, 36 विपक्ष ने अमेंडमेंट मूव किए थे। तिरुचि सिवा, राजीव सातव, के रागेश, इस तरह के लोगों ने 36 अमेंडमेंट मूव करे। इनमें से 33 पे जब हरिवंश जी ने बोला कि क्या आप इन्हें मूव करते हैं, उन्होंने कहा हम इन्हें नहीं मूव कर रहे हैं। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया या मूव नहीं किया। अगर आपके पास संख्या थी, सरकार बेलगाम हो रही थी, आपको अमेंडमेंट मूव करके उन अमेंडमेंट को जितवा देते तो इस बिल में 36 बदलाव हो जाते। किसानों की जो दुहाई दे रहे हैं आप उसको इंक्लूड कर देते इस बिल के अंदर। अगर आपके पास संख्या थी, अगर आपके पास संख्या नहीं थी तो आपको पहली बात माननी चाहिए कि आपने विवाद और कोहराम इसीलिए मचाया क्योंकि आपके पास संख्या नहीं थी। जब आप वेल में पहुंच गए, जब आप कोहराम मचा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन पे हल्ला कर रहे हैं, तो उस समय पे डिवीजन नहीं हो सकता, डिवीजन हो ही नहीं सकता क्योंकि आप अपनी सीट पे नहीं है। डिवीजन की पहली डिमांड है कि आपको सीट पे होना है। तीसरा सवाल जो राजदीप ने उठाया कि हरिवंश क्यों संचालन कर रहे थे, वेंकैया नायडू क्यों? देखिए, चेयर को प्रिविलेजेस है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, खामियां हो सकती हैं, लेकिन इसी चीज के लिए कि हर समय चेयरमैन और स्पीकर को ना बैठना पड़े, इसलिए प्रोटेम स्पीकर भी होते हैं और डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं जो कि हाउस को संचालित करते हैं और बिलों को भी पास करवाते हैं। तो मुद्दा ये नहीं था कि वेंकैया नायडू क्यों नहीं थे, डिप्टी स्पीकर भी होते हैं राहुल जी, हल्ला किया जाए। हाँ, और राहुल जी डिप्टी स्पीकर भी होते हैं जो नहीं है और इस पर भी विपक्ष हल्ला कर रहा है। देखिए राहुल जी के बात से मैं 2-3 चीजें जोड़ता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी ये इस तरह से बिल पारित नहीं हुआ करते। सिस्टमैटिक फॉल ऑफ जो पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन है, सिस्टमैटिक फॉल है पूरे सिस्टम में। आपको मालूम है तेलंगाना का बिल किस तरह से पास हुआ? लाइट बंद कर दिए गए, टीवी स्क्रीन बंद किए गए, एक राज्य बनता है वॉइस वोट के जरिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ है, आधार जैसा कानून मनी बिल लेकर आता है राज्यसभा में, क्योंकि उस समय सरकार के पास नंबर नहीं होते हैं और वहां मनी बिल में आपको वोटिंग नहीं होती है, इसलिए आप राज्यसभा में पास करवा देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक परंपरा जो शुरू हुई है। दूसरी परंपरा जो शुरू हुई है ये है कि जब आप मुझे अभी भी लगता है ऐसा बिल हो जिस पर थोड़े और सोच विचार की जरूरत है, क्योंकि देखिए केवल इस बिल को लेकर, ये अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री है और पंजाब में इसका सबसे ज्यादा एक तरह से विरोध हुआ है, उनका कहना है कि कोई मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर कोई मीटिंग इन बिल पर हुई नहीं, तो सरकार ने ये बिल करवाया और विपक्ष को साथ लेने की कोशिश नहीं की। आप पार्लियामेंट में लास्ट मिनट ले आते हैं। अब उस पार्लियामेंट में क्या कर सकता है विपक्ष? अमेंडमेंट को तो आप हराएंगे क्योंकि आपके नंबर है। अमेंडमेंट के बजाय अगर आप सिलेक्ट कमेटी को भेजकर 3 महीनों के लिए इस पर सोच विचार करके वही बिल ले आते हैं, अगर सरकार चाहे तो वही बिल ले आ सकती है या कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। जैसे एमएसपी का जो प्रश्न है फार्म बिल पर, उस पर आप एक लाइन जोड़ सकते थे। अब ये क्या है कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई तो फिर आप सिलेक्ट कमेटी का मतलब ही क्यों रह गया? मेरा ये कहना है परंपरा है कि पार्लियामेंट की कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ नियम है। हर बिल को केवल अगर आप बहुमत के नजरिए से अगर आप पास करने लगेंगे तो फिर आपको क्या जरूरत है? क्या लेबर को समय का अभाव है? सौरभ उसमें एक सवाल उठता है। देखिए, पार्लियामेंट बाहर की राजनीति का दंगल नहीं है। जो राजदीप ने बात कही बिल्कुल सही है, लेकिन उसका एक पक्ष और भी है। एक मोटर व्हीकल एक्ट आया जिसके अंदर 18 राज्यों के मंत्रियों ने, सरकारों ने मिलकर के एक बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ।
वो बिल स्टैंडिंग कमेटी गया, वो बिल सेलेक्ट कमेटी गया, जब वो राज्यसभा में पास करने आया तो उसके ऊपर फिर विवाद हुआ। नितिन गडकरी को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि भाई 18 राज्य जुड़ चुके थे, उन्होंने बिल बनाया, सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, एक लैंड एक्विजिशन बिल लाई थी सरकार, उसको पहले रोका गया, उसको सेलेक्ट कमेटी ले जाया गया, वो बिल आज तक ठंडे बस्ते में है। देखिए, सरकार को विफल करने का भी तरीका है ये सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, एक आखिरी, समय की कमी है, एक आखिरी चीज पर टिप्पणी चाहूंगा और उसके बाद नेता नगरी में एक नया प्रयोग होगा। इस बार मेरे साथ एक IIM के प्रोफेसर होंगे जिनसे मैं फार्मर बिल पर अपनी शंकाओं का समाधान मांगूंगा, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री। लेकिन उससे पहले राहुल जी, आपसे मेरा सवाल है, ये कैग की रिपोर्ट भी आई है इसी सत्र में, उसमें GST को लेकर, ऑफसेट जो डिफेंस डील है उसको लेकर कई तल्ख टिप्पणियां हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बनती नजर नहीं आ रही है। एक जमाना था जब कैग की रिपोर्ट के जीरो के आधार पर सरकार के पिलर्स हिला दिए जाते थे, इस पर क्या कहेंगे? सौरभ साहब, ऐसा है कि लोग कहते थे कि कुएं में भांग घुल गई है, आजकल कुएं में कुछ चरस और marijuana और कोकेन घुली पड़ी है। मुद्दे कई बार इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो बन नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है कि मुद्दे बनने नहीं दिए जाते। ऑफसेट को लेकर के आपको याद होगा कि पिछले साल पूरे चुनाव में तमाम घमासान हुआ। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का चुनावी मुद्दा ही यही था कि अनिल अंबानी को बहुत फायदा पहुंचाया एक ऑफसेट के जरिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि उसी ऑफसेट की बात करने वाला चुनाव में अगर राहुल गांधी रफाल को मुद्दा नहीं बना पाए, आज कांग्रेस की तरफ से आपने कोई शोर सुना है? GST को लेकर के पूरे देश की राज्य सरकारें त्राही कर रही हैं। उनको कानून में एक वायदा किया गया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो आपके संविधान का हिस्सा है कि आपको पहले GST से पहले जितना रेवेन्यू मिलता था, अगर उसमें कमी हुई तो केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन सेस के जरिए आपकी भरपाई करेगी। सरकार नहीं दे रही है। लेकिन वहीं एक जुड़ा मुद्दा है सौरभ बहुत बड़ा, कि सरकार इस बिल में, कृषि फार्म बिल में MSP की बात कर ही नहीं रही है और तब भी कह रही है कि MSP मिलेगा। कहीं ना कहीं GST के उस वादे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा, कागज आज MSP के वादे में है। जी नहीं, राजीव जी, हाँ, ये देखिए कि मीडिया कवरेज कैसा होता है इन सब चीजों का। जब आज खबर आती है, CAG कहता है कि सेंटर ब्रोक द लॉ, सेंटर ने कानून तोड़ा, उन्होंने फंड जो GST कॉम्पनसेशन के लिए थे वो कहीं और इस्तेमाल किए। अब ये जो खबर है वो अखबारों में जरूर छपती, आपने टीवी पर देखी? अरे आप टीवी वाले दिखाते ही नहीं है। अरे आप लोग स्क्रीनशॉट, आप लोग व्हाट्सएप पे एंकर ऐसा कहे, राजीव जैसा बड़ा एडिटर और एंकर कहे कि खबर नहीं चलती है। अरे साहब, आप चलाइए, हम आपके गुलाम हैं। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है, मेरा एक एंकर से, एक प्रोग्राम से छोड़िए, मैं कहता हूँ माहौल क्या बना है। माहौल जो बना है, मुंबई में क्या हो रहा है, किस एक्टर को NCP के सामने लेकर आया जा रहा है, ये सुबह शाम चलता है। एक माहौल बनता है जिसमें ये कभी मुद्दा उस तरह से उभर कर आता नहीं। ये तो मीडिया की एक तरह से आप कह सकते हैं, मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया मैनिपुलेशन, जो भी आप कहिए। उसके साथ साथ विपक्ष जो है, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष में वो मजबूती आज होती, एक साथ विपक्ष नजर आता इन सब मसलों पर। GST का मसला, मैं तो आश्चर्य हूं कि इतना सेशन होता है जिसमें इतने रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जो अपनी सरकारों में कह रहे हैं कि हमें GST का पैसा नहीं मिल रहा है। अगर वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते, एक साथ बढ़ते, तो शायद ये मुद्दा बढ़ता। वो भी नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, विपक्ष को कहां आप स्क्रीन पर पिछले दिनों में आपको नजर आया। एक ही बार जब ये 8 MP जो हैं वो सस्पेंड हुए और बाहर उन्होंने धरना किया। इसको छोड़कर कहां आपको विपक्ष सौरभ नजर आया है उस तरह से? ना हमको सरकार से सवाल पूछता और जनता को जागरूक और जवाबदेह बनाता वो टीवी मीडिया दिखता है। आप बस कारें चेज हो रही हैं, कथित स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। सबसे दिलचस्प ये देखिए, ऐसा है ना, आम जनता पहले देवता बनाती है हीरो हीरोइनों को, है ना, फिर उन लार्जर देन लाइफ जो डेमीगॉड से उनको फॉल होते देखती है और पब्लिक को लगता है बड़ा मजा आया, बड़े बड़े ताकतवर लोग ध्वस्त हो गए। उस चक्कर में इकोनॉमी, नौकरी, राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी, कोई इस पे बात ही नहीं हो रही है। सर, मेरा ये कहना है, जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी फर्स्ट क्लास विपक्ष की पार्टी थी,
बीजेपी जानती थी किस तरह से संसद का इस्तेमाल करना है, किस तरह से मुद्दे को आगे बढ़ाना है, फिर वो 2G हो, कोल स्कैम हो, CWG हो, जिस तरह से विपक्ष ने एक तरह से पूरी तरह से सरकार को घेर दिया और मीडिया को भी अपने साथ ले आए। ये भाजपा इसमें बड़े माहिर थी। अब कांग्रेस की कमजोरी देखिए, उनके लीडर भी नहीं, राहुल गांधी जो है उन्होंने ट्वीट्स बहुत किए हैं, लेकिन जब संसद का सदस्य था वो और सोनिया गांधी जी देश के बाहर थे, इसलिए वो संसद में भी नहीं थे। आज अगर आप समझते हैं कि अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद एक तरह से बंद, जो जिस तरह से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली बने थे जब भाजपा विपक्ष में थी, वो है नहीं उनमें वो क्षमता, वो कमजोरी है। अब आज की तारीख में जब इस तरह का विपक्ष हो, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी एक तरह से पूरी तरह से नहीं बन पाता है, तो फिर आप करेंगे क्या? विपक्ष जो है, अगर विपक्ष, ये कितने मसले थे, नौकरियों का मसला है, हम जो मसले डिस्कस कर रहे हैं नेता नगरी पर, कृषि का मसला जो है, पूरी तरह से जो इकोनॉमी का है, GST का है, अगर इन सब मसलों को आप डे टू डे सरकार को पूरी तरह से घेरते, आप ट्विटर पर नहीं घेर सकते, सोशल मीडिया पर नहीं घेर सकते, आपको संसद में घेरना है। सोशल मीडिया ही एक मोर्चा है, लेकिन इकलौता मोर्चा नहीं है। चलिए, आपने किसानों की बात की, राहुल जी आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे नेता नगरी के तीसरे सेगमेंट की, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जनता के सवाल। राजदीप जी, आप अपने चाय बिस्कुट के साथ तैयार हैं? बिल्कुल, मैं चाय बिस्कुट का पत्रकार हूँ। हम जो महाराष्ट्र मुंबई के जर्नलिस्ट होते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, हम चाय बिस्कुट के पत्रकार हैं, हम कोई बड़े पत्रकार उस तरह से नहीं है। आप कभी सिक्योरिटी लेके घूमे हैं? कभी नहीं। और मैं आपको कहूं कि 1990 के दशक में जो बाला साहेब ठाकरे जो थे, जब उन्होंने मेरे खिलाफ, बाकी निखिल वागड़े के खिलाफ जिस तरह के जो एक माहौल बना था, तब शायद सिक्योरिटी की जरूरत थी, लेकिन प्रिंसिपल से मुझे लगता है पत्रकार ने सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, न प्राइवेट सिक्योरिटी न सरकारी सिक्योरिटी। हम अपना काम करते हैं, अगर किसी को काम अच्छा ना लगे और हमें हमारे खिलाफ कुछ करे तो वो क्या करें, पर मैंने सोचा भी नहीं कभी कि कभी किसी को सिक्योरिटी लेने की जरूरत है। चलते रहो, पत्रकार होता है, और वो भी सिक्योरिटी अपने पत्रकारों के खिलाफ, जो बाकी पत्रकार के डर से। एक तो है कि किसी नेता या किसी बड़े डॉन के डर से आप सिक्योरिटी ले, वो तो मैं मान सकता हूं। अगर कोई डॉन, आपको एक मैं किस्सा सुना देता हूं। बिहार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर। सुरेंद्र किशोर 90 या 2000 के दशक की बात है, हिंदुस्तान अखबार के पॉलिटिकल एडिटर थे और लगातार खबरें लिखते थे। तो खबर चली कि शहाबुद्दीन उनकी खबरों से, जो सीवान का माफिया है, वो बहुत नाराज था। और ये जब खबर सामने आई तो सुरेंद्र किशोर को सिक्योरिटी गार्ड दिए गए। अब सुरेंद्र किशोर बड़ा परेशान, वो बहुत ही समाजवादी धारा की व्यक्ति, कर्पूरी जी के सेक्रेटरी रहे, एकदम कृष्णाय काया उनकी। कुछ दिनों बाद वो तंग आ गए। फिर बोले, एक दिन हमको फोन आया शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन बोला कि भाई सुरेंद्र किशोर जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सीवान के मामलों में दखल देता हूं, आप पटना में रहते हैं। और सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि उसके बाद फिर कुछ दिनों में सिक्योरिटी हट गई। तो मैं दिल्ली में भी कुछ पत्रकारों को जानता हूं जिनको केस किया गया, परेशान किया गया, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। हाँ। अगर कोई माफिया डॉन शहाबुद्दीन की तरह आपको टारगेट करे या कहे कि मैं टारगेट कर रहा हूं, तो सिक्योरिटी लेने में पत्रकारों से बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे, ये नई बात है। ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि पत्रकार किसी दूसरे पत्रकार के हमले से बचने के लिए सिक्योरिटी, लेकिन हमला करना भी नहीं चाहिए आपस में, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये झापड़ वाली बात चीज नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूँ सौरभ, किसी भी हालत में हिंसा पर कोई ना उतर आए, पत्रकार हो या कोई भी हो। गलतियां लाइफ में होती है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि आप राजदीप के इस बयान को सुनकर मेडिसन स्क्वायर का जिक्र करें, मैं बता दूं कि इसी नेता नगरी में राजदीप ने उस घटना के लिए माफी भी मांगी थी और कहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हिंसा ना हो, लेकिन किसी को नीचा दिखाना कि आप बिस्कुट के पत्रकार है, ये कहाँ की परंपरा है? जो कह रहे हैं वो उनके पत्रकार होने का दावा ही संदेहास्पद है। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अर्चना दुबे और समित ठक्कर दोनों के मिलते जुलते सवाल हैं, और इनफैक्ट एक और सवाल है विमल प्रधान का, वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में है। और उसके बाद कविता पिल्लई का सवाल है, वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में है। तो ये चारों सवाल मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद एक मिला जुला जवाब।
अर्चना दुबे का सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का आप दोनों को मौका मिलता है तो कौन से 3 सवाल पूछेंगे। समित ठक्कर का सवाल है कि प्रधानमंत्री ने बहुत कम या शायद नहीं के बराबर रियल इंटरव्यू दिए हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनके इंटरव्यू के लिए 2014 के बाद ट्राई किया। विमल प्रधान का सवाल है कि क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने जो एक उन्हें महान मैंडेट मिला था, मौका मिला था, उससे मिस कर दिया, क्या वो रियल चेंज पर पुश करेंगे 24/7 पावर पॉलिटिक्स से इधर। और कविता पिल्लई का सवाल है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, दुनिया भर के जो चुने हुए लोकतंत्र के नेता हैं चुने हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या प्रधानमंत्री को जवाब में डर लगता है। ये कविता पिल्लई का सवाल है। तो ये 4 सवाल है जो अपनी प्रकृति में मिलते जुलते हैं। अब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री जवाब दें, करना चाहिए, सब लोग कहते हैं। हर स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल जवाब होना चाहिए, जो जितनी ज्यादा ताकत के पद पर है उतने ही ज्यादा सवालों का जवाब उसको देना है। हमने प्रयास किया कि नहीं किया, हमने तो खूब प्रयास किया है। राजदीप जी आप बता दीजिए, आपने भी किया है क्या। देखिए 2014 के चुनाव के टाइम पे मैंने जरूर किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने सोच लिया कि नरेंद्र भाई मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते, ये उनकी मर्जी है। आखिरी बार आपकी फोन पर बात कब हुई थी, आखिरी बार फोन पर बात आपने अपनी किताब में क्योंकि जिक्र किया है। बातचीत उनकी 2015 या 16 में किसी एक कार्यक्रम में मैं मिला था, यही जो ऑफिशियल कोई कार्यक्रम था, मुझे लगता है भाजपा के ऑफिस में था, तब मैं उनको मिला था। उसके बाद या पहले मैं उसके बाद मैं नहीं मिला हूं, यानी 3-4 साल हो गए। आप अपनी किताब में इस तरह का दावा करते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी और उनकी फोन पर बात होती थी। अरे वो तो हर 2-3 दिन या हफ्ते में एक बार तो 100%, वो भी देर रात तक, वो भी लंबी बात होती थी कि क्या हो रहा है, किस जगह में, आपके पोल क्या बता रहे हैं, न मोदी जी मुझसे पूछते थे। देखिए अब छोड़िए ये बातें, लेकिन अगर वो मिलते तो मैं एक सवाल उनसे पूछता कि नरेंद्र भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते क्यों नहीं है। अच्छा, और 3 सवाल जो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये होगा कि मोदी जी 2014 में जब राष्ट्रीय फलक पर आए तो एक गुजरात मॉडल की, गवर्नेंस की, सुधारों की, प्रो इंडस्ट्री, प्रो रिफॉर्म्स इमेज लेकर आए थे। लेकिन पिछले 6 सालों में गवर्नेंस के लेवल पर मुझे बहुत सुधार नहीं दिखे हैं। जो सुधार हैं भी तो वो नोटबंदी और जीएसटी को जल्दी जल्दी लागू करना, उस तरह के बड़े गेम चेंजर नहीं दिखे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन से पॉलिटिकल हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या सोचना है, एक चीज। दूसरी चीज, एक डेमोक्रेसी में डिसेंट होती है, उससे थोड़ा बहुत केओस भी होता है। वाजपेयी साहब के जमाने में भी था, नरसिम्हा राव के जमाने में भी था। विपक्ष इल्जाम लगाता है, आंदोलन करता है, लेकिन जिस तरीके के तेवर हैं इस बार सत्तारूढ़ पार्टी के, कि जो भी आप पर सवाल उठा रहा है उसको आप सिरे से डिस्क्रेडिट कर दो, या वो जो एक पूरी ब्रिगेड चलती है कि सोशल मीडिया पर गाली दो, पाकिस्तान चले जाओ, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सबके सब दूध के धुले हैं, उनके भी पॉलिटिकल मोटिव है। पर हमेशा कहा जाता है ना कि जो ताकत की पोजीशन पे होता है वो थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार होता है, सबके मुंह नहीं लगता। तो एक वो मैं उस पर जानना चाहूंगा कि हाउ डज ही रिएक्ट टू दैट। और तीसरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो एक बीजेपी एक बड़ी विनिंग मशीन में तब्दील हो गई है, तो उसके पीछे का उनका फॉर्मूला क्या है। मतलब ये बड़ा कॉन्शियस एफर्ट इस बार दिखा कि सत्ता के साथ साथ संगठन की मजबूती, तो उसको लेकर जिसको लोग कोई मोदी मैजिक, कोई ब्रांड मोदी कहता है, तो खुद नरेंद्र मोदी को क्या लगता है कि उनका ब्रांड किन चीजों से मिलकर बना है। रोजगार के बारे में वो क्या सोचते हैं, जाहिर सी बातें पूछा जाएगा। फैक्ट चेक के बारे में, प्रधानमंत्री अपनी स्पीच के फैक्ट चेक के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत फैक्ट चेक होता है उनकी स्पीच का। 20 लाख करोड़ बोल दिया, पता चला कई चीजें बजट में पहले बोल चुके हैं। चुनावी सभा में कुछ बोल दिया, पता चला कि ये तो सही नहीं है। तो ये मेरे सवाल होंगे, आपके क्या सवाल होंगे। अरे इतने अगर आप सवाल पूछने लगे तो वो कभी आपको ऐसा इंटरव्यू नहीं देंगे। आप इस तरह के अगर सवाल पूछने लगेंगे फैक्ट चेक वगैरह पर, देखिए मैं अभी इस समय नहीं कह सकता कौन से सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे गवर्नेंस से जुड़े हुए सवाल उनको पूछने चाहिए। जब कोई आप प्रधानमंत्री को इंटरव्यू करते हैं तो मुझे लगता है व्यक्ति पर कम और गवर्नेंस पर ज्यादा सवाल होने चाहिए। जैसे नोटबंदी, कि क्या आप आज मानते हैं कि नोटबंदी जो हुआ गलत कदम था, आपने क्यों करवाया नोटबंदी, क्या वाकई क्या ख्याल था आपका। क्या आप एक तरह से मानते हैं
कि नोटबंदी होने के बावजूद अभी भी कैश इकोनॉमी वैसे की वैसी एक तरह से है। क्या होगा? जो पैसे की राजनीति है, क्योंकि पैसा जो जिस तरह से चुनाव में अभी भी नजर आता है, उसको कम करने के लिए वाकई आपने क्या कदम उठाए, क्यों नहीं हुआ? मैं ये भी पूछना चाहूंगा, ये जो बॉन्ड्स है, जो बॉन्ड स्कीम बनाई गई है, जो लोग कहते हैं उससे ये बिल्कुल एक तरह से भाजपा की मोनोपोली हो गई है फंडिंग पर। तो ये जो बॉन्ड्स की स्कीम आपने करवाई, क्या वाकई ये सही है कि 90% ज्यादा बॉन्ड जो है आपके पास जाते हैं? कौन है वो इंडस्ट्री जिसको आप, जो भाजपा को इतना पैसा इस समय दे रही? देखिए, वो जो सवाल है जिससे लोगों को मुझे लगता है थोड़ी जानकारी मिलेगी कि किस तरह की राजनीति है और गवर्नेंस के क्या इश्यू। मैं वाकई जानना, जैसे आपने कहा गुजरात मॉडल की बात, मैं तो कहूंगा इंडिया मॉडल क्या है आपका, वाकई इंडिया मॉडल क्या है, किस तरह की राजनीति, स्टेट और सेंटर के रिलेशन, इन पर मुझे लगता है सीरियस इंटरव्यू मोदी जी के साथ होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल, ये सवाल है दक्ष मारू का सवाल है कि पिछले दिनों मैंने 2 लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू किए सुशील मोदी और गुप्तेश्वर पांडे के। अरे वाह! तो गुप्तेश्वर पांडे भी अब नेता बन गए हैं। नहीं, मुझे लगता है आपको पहले से पता था कि गुप्तेश्वर पांडे शायद चुनाव लड़ने वाले हैं सौरभ भाई। पर देखिए, वो वीडियो जो उन्होंने बनाया, अब आईपीएस एसोसिएशन ने उनको उनकी आलोचना की है कि पुलिस अफसर ने इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल वर्दी में रहते हुए, डीजीपी रहते हुए इस तरह का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए था। मेरा इंप्रेशन ये है कि गुप्तेश्वर पांडे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत है, बहुत पहले से है, इट्स अ नोन फैक्ट, और उसी के तहत वो अपनी पूरी इमेज बिल्ड कर रहे थे, कभी कम्युनिटी पोलिसिंग की बात, कभी कुछ और बात। तो गुप्तेश्वर पांडे अब जेडीयू में अपना भविष्य देख रहे हैं। और सुशील मोदी, मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत पढ़े लिखे, तर्क और आंकड़ों पे बात करने वाले नेता लगे। अब बीजेपी की फ्यूचर स्कीम में वो कहाँ फिट होते हैं, क्योंकि उन पे ये भी कहा जाता है कि नीतीश की बी टीम, अब ये बीजेपी को तय करना है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट आई थॉरोली एंजॉयड इंटरव्यूइंग बोथ द फेलोज। चलिए, अब देखिए, हाँ, सुशील मोदी के बारे में हमने पहले भी बात की है। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो इतने सूझबूझ कर की राजनीति करते हैं। अगर आप उनको खास करके फाइनेंस के इश्यूज पर बात करें, वो वाकई बड़े समझदार व्यक्ति हैं जो बड़े आपको डिटेल्ड आंसर देंगे, और आजकल बहुत कम नेता इस तरह के मिलते हैं। तो सुशील मोदी को जरूर मिलना है इस बार, दी अदर मोदी। चलिए, अब बढ़ते नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ। फुर्सत की सलाह, राजदीप जी, एक और वीकेंड, क्या है सलाह? देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ बॉब वुडवर्ड की, रेज करके, डोनाल्ड ट्रंप पर जो उन्होंने किताब लिखी है, आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आप आज बात कर रहे हैं मोदी जी का इंटरव्यू, मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने बॉब वुडवर्ड के साथ करीब 9 घंटे बातचीत की, और उन मुद्दों पर, जैसे कोरोना का मुद्दा हो, जो अन्य इकोनॉमी के मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पर बड़ी डिटेल बात की, और पूरी तरह से बॉब वुडवर्ड ने एक तरह से ट्रंप को एक्सपोज किया है। और यही है वहां की राजनीति की खासियत, कि आप एक तरह से तैयार हैं सवालों का जवाब देने, और इस तरह की किताब लिखेगी, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बॉब वुडवर्ड का बहिष्कार होगा। बॉब वुडवर्ड वो बड़े पत्रकार है जिन्होंने रिचर्ड निक्सन, अमेरिकी प्रेसिडेंट को वाटरगेट के जमाने पे जो एक्सपोजे की थी, उसके बाद निक्सन को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। पर वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, रेज, क्योंकि आज कुछ हफ्तों में चुनाव हो रहे हैं, कि ट्रंप किस तरह के व्यक्ति है, उससे आपको पता चलेगा, तो वो जरूर करिए। उसके अलावा मैं ये स्पेशल ऑपरेशंस मैंने देखी नहीं थी, पर मुझे पसंद आई है, और मैं वो देख रहा हूँ, ये हॉटस्टार पर है, और उसी पर मेरे एक पुराने दोस्त ने एक नई सीरीज निकाली है, परिवार, एक फैमिली ड्रामा जो है, जो मुझे लगता है इस हफ्ते से शुरू हो रहा है। मेरे एक पुराने साथी थे, मेरे साथ काम करते थे, उनकी प्रोडक्शन है, तो मैं जरूर वो देखूंगा, और साथ साथ थोड़ा आईपीएल भी देखना ही है। चलिए, बढ़िया है। मैं आप लोगों को कुछ किताबें रिकमेंड करूंगा। बिहार में एक जर्नलिस्ट, राइटर, एक्टिविस्ट कह लीजिए, श्रीकांत, उनकी कुछ किताबें हैं। जैसे एक किताब है बिहार में सामाजिक परिवर्तन के आयाम, बिहार में चुनाव, स्वर्ग पर धावा, बिहार में दलित आंदोलन, ये ऐसी कई, बिहार, राज और समाज, ये किताबें मैं आजकल उलट पलट रहा हूँ। सारी किताबें मेरे ख्याल से बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान है, उसके तत्वाधान में छपी है, वाणी प्रकाशन से आई है। इसके अलावा रुजुता दिवाकर की एक किताब है,
फिटनेस के ऊपर, 12 हफ्तों में फिटनेस। और उसमें रुचिता दिवाकर की जो पिछली किताबों में भी था कि वो बाकी इंग्लिश पिक्चर टाइप के न्यूट्रिशनिस्ट के बजाय जो पारंपरिक भारतीय भोजन है, कटहल की सब्जी, घी का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल, उनका कहना है कि ये जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग यूज करते थे किचन में पारंपरिक रूप से, ये बहुत अच्छी चीजें थी। घी को लेकर एक मिथ बना दिया गया है, कोलेस्ट्रॉल ये वो, तो वो बाकायदा साइंटिफिकली प्रूफ करती है, उदाहरण देके कि घी क्यों खाना चाहिए। और इस तरह की बड़ी अच्छी किताब है जिसमें वो चरणबद्ध तरीके से आदतें बिल्ड करवाती है, तो मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने एक नई ऐप लगाई है मेरे मोबाइल पर, मेरे बेटे ने मुझे सजेस्ट की मेडिटेशन के लिए। हेड स्पेस, अच्छा, हेड स्पेस करके एक ऐप है। 10 मिनट रोज सुबह आप सुनिएगा हेड स्पेस को, बिल्कुल आपको शांति मिलेगी। इट इज अ मेडिटेशन ऐप। आजकल जमाने में लोगों को स्ट्रेस बहुत है, इस स्ट्रेस के जमाने में ये जो हेड स्पेस ऐप आई है मेडिटेशन को लेकर, आप शायद ट्राई करिए, आपको मेरे इतनी स्ट्रेस नहीं होगी। इसलिए आप रुजुता दिवेकर के साथ आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप फिटनेस करते हैं, तो आप तो अलग लेवल पर है, पर मुझे बहुत स्ट्रेस होता है धीरे धीरे लाइफ में। राजदीप जी, आप आसन ट्राई करिए। आज मैंने बहुत अच्छा हलासन लगाया, मतलब मेरी गुरुजी ने कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट हलासन, पांव पूरा बेंड करके छुआ, तो मैं बाकी सब आसन तो ठीक कर रहा था, मेरा हलासन सिद्ध नहीं हो पा रहा था, पर आज सिद्ध हुआ अच्छे से। आप बड़े फिट आदमी हैं यार, आप मेरी तरह बुजुर्ग नहीं है ना, इसलिए आप ये सब कर पाते हैं। मैं अगर कहूँ मेरा कोई फ्रैक्चर ना हो जाए ये सब करने में। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, आयुर्वेद और योग ये भारत की दो कमाल चीजें हैं जिनको जरूर अपनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये अपनाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा जमाना है कि आदमी के मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आजकल, मुझे मेडिटेशन से बहुत एक तरह से लगाव है, सुकून मिल रहा है मुझे। चलिए, बढ़िया है। सुकून की तलाश जारी रहेगी, नेता नगरी के नए नए नागरिकों की, नए नए एंट्रेंट्स की तलाश जारी रहेगी, हर हलचल पर नजर बनी रहेगी। आप नेता नगरी देखते रहिए, अपने सुझावों से अवगत करवाते रहिए। राजदीप सरदेसाई जी, आपसे चुनावी मैदान में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, लालू प्रसाद वर्सेस नीतीश कुमार, सौरभ वर्सेस राजदीप। नहीं, कोई वर्सेस नहीं है, आप साथ में चलेंगे। और मैं जानता हूं कि लल्लन टॉप की लोकप्रियता बिहार में बहुत है, और मैं हमेशा कहता हूं बिहार जैसा कोई राज्य नहीं है जहां की राजनीति का वाकई राजनीतिक माहौल का फ्लेवर मिलता है। चलिए, पता करेंगे बिहार में बहार है या बिगाड़ है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। शुक्रिया।